हेलो फ्रेंड्स, आज सुपर टेट में मैथ क्लासेस में ये जो क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, इसमें सभी क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। सिक्कों वाले क्वेश्चन होंगे, जानवरों की सिर और संख्या वाले क्वेश्चन होंगे, और ये जो पैमाना होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मिश्रण वाले क्वेश्चन होंगे। तो वो सभी क्वेश्चन जो अच्छे कंसीडर किए जाते हैं वो यहाँ पर आज हमने रखे हैं। और ये लास्ट स्लाइड है हमारी, यहाँ से 45 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड क्लास ही है, आज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे की क्लासेस देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल ये क्लास अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए आप। अगर आपने पहले के नहीं भी देखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ऐसा इसमें कोई बेसिक है नहीं कि नहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको अगर पहले नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी मानचित्र के लिए पैमाना है। देखिए, मानचित्र पैमानों पे चलता है, आपको पता होगा, क्योंकि एग्जैक्ट दूरी को हम बहुत ही कम मान के चलते हैं, तभी हम उसमें शो कर पाते हैं। तो ठीक है, पैमाना क्या है? एक अनुपात को किसके सापेक्ष दिखाया गया है? 10 4 में गुणे 10 की पावर 5 दिखाया गया है। मगर इसका मतलब है कि अगर पैमाना जो जहाँ पर नक्शा बना है वहाँ पर उसकी दूरी 1 है, तो वास्तव में उसकी दूरी कितने के बराबर होगी? इतने के बराबर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर वो बता के चल रहे हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी बताई है? 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसी एक का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी, जो वास्तविक दूरी है, वो क्या होगी? तो जो पैमाना है वहाँ पर जो दूरी बताएगी वो 4 सेंटीमीटर बताएगी, और हमसे वास्तविक दूरी पूछेगी। तो वास्तविक दूरी के लिए क्या करेंगे? हमें पहले ही पता है कि जो हमारा पैमाना था वो 1:4 गुणा 10 की पावर 5 था। दैट मीन्स 1 का मान ये है, तो 4 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना ये 4 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्ट मान निकालने के लिए हमें इसका इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा 10 की पावर 5। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो 16 और कितना हो जाएगा? कितनी जीरो? 5। 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगी। ठीक है, बट रिमेंबर ये जो आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं वो सेंटीमीटर में इस तरह से तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सिंपल करना है। 2 हमने जीरो हटा दी तो मीटर हो गया, और 3 जीरो हटा दी तो ये किलोमीटर हो गया। दैट मीन्स वो जो दूरी है वो वास्तविक दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर के बराबर है, जो पैमाने पर आपको 4 सेंटीमीटर दर्शाई गई। ठीक है, तो एक पैमाना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पेटी में 1 दर्जन। ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत कुछ वैसा नहीं है कि आप लगा ना पाओ, बस सेकेंड में लगने वाला क्वेश्चन है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन का मतलब कितने शीशे थे? 12 शीशे रखे होंगे उसमें। ठीक है, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात। तो जब पेटी गिर गई तो कुछ शीशे यहाँ पर टूट गए, कुछ टूट गए, और कुछ कैसे थे? बिना टूटे थे, कुछ बिना टूटे थे। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? हमें पता नहीं कितने टूटे कितने नहीं टूटे, बट हमसे पूछ रहा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। तो देखिए, अनुपात वही हो सकता है जिनका योग किसके, जिनके योग, और वो योग जो हो वो डिवाइड किसको करे? 12 को करे, यानी 12 को काटे। 2 1 3, 3 हो सकता है क्योंकि 3 12 को काटता है। मतलब क्या हुआ? 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 ही हो जाएंगे, और 4 एकम 4। इस तरह से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 को वो अनुपात होगा जिसका योग 12 को काटे। 3 1 4 ये भी हो जाएगा, और देखिए 7 5 12 ये भी हो जाएगा, यानी 7 टूटे हुए और 5 बिना टूटे हुए। 3 2 5 एक ऐसी संख्या है इस अनुपात में नहीं टूट सकते। जो अनुपात होगा टूटे और बिना टूटे का, वो 3:2 के अनुपात में नहीं हो सकता है। तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, मतलब 12 थे, शीशे गिर गए, कुछ टूट गए कुछ नहीं टूटे, तो उनका अनुपात क्या नहीं हो सकता है? तो वो 3:2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 2 5 होता है, और 5 चाहे टूटे और बिना टूटे मिलाएंगे तो वो ऐसी संख्या बननी चाहिए जो 12 को काटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 में है। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, तो इसकी जो भुजाएं हैं समकोण बनाने वाली, का मतलब है ये अगर 12 है तो ये कितनी है? 5, और आप लगा सकते हो x, और ये भी x, तो ये 12x हो गए, ये 5x हो गए। समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल की लंबाई त्रिभुज
के क्षेत्रफल की लंबाई नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे किसी समकोण त्रिभुज की समकोण, अच्छा ये क्वेश्चन छोड़िए, नीचे देखिए, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो और इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 270 वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल दिया गया 270 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमसे जो पूछी गई है वो ये लंबाई पूछी गई कर्ण की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार आधार गुणे लंब, यही तो होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। और ये क्षेत्रफल अपने आप में पहले से दिया भी जा रहा है, कितना है 270। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 आधार कितना था, हमने 5x माना था, 5x और गुणे और लंब कितना था 12x और इसको बराबर, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 30x स्क्वायर बराबर 270। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तब हमसे पूछा गया कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो 3 अगर x का मान है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 12×3 = 36 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 12×3 = 36, ये कितनी हो जाएगी, 5×3 = 15 हो जाएगी। और इस केस में ये भुजा कितनी हो जाएगी, 13×3 = 39 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि एक ट्रिपलेट होती है 5 12 13। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, छोटी सी बात है। ये कुछ इस तरह से त्रिभुज, आइडियल त्रिभुज बनेगा। ये भुजें 13 होगी, ये 12 होगी और ये 5 होगी। यही होता है कर्ण का वर्ग 169 = लंब का वर्ग 144 और प्लस आधार का वर्ग 25। तो ये आपस में बराबर होता है। दैट मीन्स ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगी। जब 5 की जगह इसको 3 गुना किया गया, 5×3 = 15 है, 12×3 = 36 है, तो फिर ये भी 13×3 = 39 होगी, 39 होगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। उसके कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4 और त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता कितना है वैसे, 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखें इनका योग, देखें हमारा योग कितना बन रहा है अनुपात में। हमने कहा है एक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, 4 3 7 2 9 9 बन रहा है, जबकि वास्तव में वो योग कितने के बराबर है, 180 के। तब एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 20 आ जाएगी, 20 डिग्री, ठीक है। तब ये कोण क्रमशः हो जाएंगे, तब ये कोण क्रमशः कितने हो जाएंगे, इसमें 20 का गुणा करेंगे, 20 दूना 40 डिग्री एक कोण हो जाएगा। एक कोण कितना हो जाएगा, 20×3 = 60 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 20×4 = 80 डिग्री। अब हमसे क्या कह रहा था, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटा कोण कौन सा था, 40, यानी 40 का दुगना सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने। और दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन था, 60, और दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का योग क्या होगा। और इनका योग पूछ रहा है, तो बच्चों वाला सवाल है। 80 और 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260, ठीक है, 260 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 260 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर कोणों का अनुपात दिया है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात दिया है, तो उसका योग हम किसके बराबर करेंगे, 180 अंश के बराबर करेंगे। यही अगर चतुर्भुज में बात होती तो हम फिर वहाँ पर अलग चीज़ें लगाते, लेकिन हमें पता है यहाँ पर किस तरह का है, तो ऐसे चलेगा। नेक्स्ट देखिए, आप एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। तो दूध, अभी मिश्रण वाले सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात है वो 3:1 है, ठीक है। और मिश्रण टोटल कितना है, 60 लीटर है, ठीक है, 60 लीटर है। ओके, पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं, बाद में देखेंगे शॉर्ट में कैसे लगा सकते हैं। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो पहले देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वास्तव में इनकी मात्रा कितनी हो जाएगी, अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल इसका 4 हो जाएगा। तो 15×4 = 60, यानी 15×3 = 45 होगा दूध, और इसमें कितना 15 ही होगा
पानी, दूध और पानी कितना होगा 60 लीटर में 15 दूध और 15 पानी होगा। अब कह रहे हैं कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो एक तो ये है कि 45 बटे आप 15 कर दीजिए, और क्या मिलाने कह रहा है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। पानी यानी मान लीजिए हम x मिला रहे हैं और तब हमारा अनुपात हो रहा है 2/1। फिर से देख लीजिए, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, यानी दूध और पानी का अनुपात 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो 45 लीटर दूध था, 15 लीटर पानी था, पानी मिलवा रहे हैं तो x हम मिला दे रहे हैं, और तब हमारा अनुपात हो रहा है 2:1, जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तब यहाँ से हमारा बन जाएगा 45 = 30 + 2x। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 7.5 लीटर। और आई थिंक इस वाले क्वेश्चन के लिए यही सबसे अच्छी मेथड है, मतलब इससे शॉर्ट में आप करोगे तो और ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये सबसे अच्छा है। बस आप 45-15 आपने बांट लिया, और क्या मिलाया जा रहा है, बस उसमें आपने जोड़ लिया, पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिला के और उस अनुपात के बराबर कर दिया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:2 है, और टोटल तब मात्रा कितनी थी, 35 लीटर मात्रा थी टोटल। ठीक है, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, अब इसमें डालने की बात करें, कितना, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब ये कह रहे हैं कि 5 लीटर, तो 5 लीटर डाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा रेशियो है जिससे 40 हमें मिल रहा है। अभी पहले शॉर्ट वाला एक बार देख लो, 3 और 1 4, यानी 4 से भी हम 40 मिल सकता है, 5 2 7 से नहीं मिलेगा, ये अनुपात नहीं होगा, 6 5 11 ये अनुपात भी नहीं होगा, 7 2 9 ये अनुपात भी नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, और पहले 35 लीटर था, 5 लीटर और मिलाया जा रहा है, और 5 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है, तो वो बात की है, लेकिन टोटल हमारा हो कितना रहा है, 40 लीटर हो जाएगा। तो 40 लीटर हो जाएगा, तब पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात तो वही होगा जो अनुपात 40 को काटेगा, और 40 को काटने वाला एक ही अनुपात है, 3:1। एक तो ये तरीका हो गया, जब आप सवाल ऐसे लगाने लगोगे तो इस तरह से तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, अब दूसरा यही है कि इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 35 को करोगे 7 और 25 लीटर हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा पानी। 25 लीटर दूध हो गया, 10 लीटर पानी हो गया। इसमें क्या मिलाया जा रहा था, 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध और मिला लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 और ये रहेगा 10, यानी जो अनुपात बनेगा वो 3:1 बन जाएगा, क्योंकि दूध मिलाया जा रहा था तो दूध में ही हम 5 लीटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 है। देखो, दूध और पानी, दूध और पानी का जो अनुपात है दो बर्तनों में वो कितना है, एक में है 5:3, एक बर्तन में, बर्तन ए में, और बर्तन बी में कितना है 2:3। बर्तन बी में है 2:3, ये बर्तन बी में है। अब हमसे क्या कह रहा है, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। अब ये ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक बर्तन में एक मात्रा दी हो, मतलब जो चीज़ें हो उनकी एक अनुपात दिया हो, दूसरे बर्तन में उन्हीं चीज़ों का दूसरा अनुपात दिया हो, और आपसे ये कहा जाए कि इनको हम किस अनुपात में मिलाएं कि दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए, या दूध और पानी का कोई अनुपात भी वो दे सकते थे, दूध और पानी 2:3 या ऐसे नहीं, दूध और पानी 4:5 अनुपात में हो जाए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो ये एक्चुअली एलिगेशन वाला क्वेश्चन होता है, ये मिश्रण वाला क्वेश्चन होता है। और मिश्रण वाले क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, हम सपोज करिए पानी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और इस तरफ भी पानी ले लेंगे। ये क्वेश्चन एलिगेशन का है, जब मिश्रण बढ़ाएंगे तभी ये क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अब यहाँ आया है तो देख लीजिए। पानी यहाँ पर कितना था पहले वाले में, पहले वाले में पानी था, देखो कितना था 3/8, ये 3 पानी था, और टोटल कितना था 8, 3/8। दूसरे वाले में पानी कितना था, 3 ही था, 3 ही था, और 3/5। ठीक है, अब जो बनेगा मिश्रण उसमें आधा दूध आधा पानी है, यानी 1/2। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल, एक सेकेंड के लिए देख लो, एक 40 रुपए वाली चीनी है,
या चाय है, सॉरी चीनी है, और एक 60 रुपये वाली चीनी है, इनको हम किस अनुपात में मिलाएं कि 50 रुपये पर केजी हम बेच पाएँ, ये वो वाली है सवाल। तो 60 से 50 गए 10 और 50 से 40 गए, यहाँ भी 10, यानी इनको 1:1 में काट दोगे, 1:1 में मिलाएं तो आप 50 रुपये पर केजी इसको बेच सकते हो। इसे ही मिश्रण वाले सवाल कहते हैं, ये कभी आगे आएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ आया है तो हम देख लीजिए, यहाँ भिन्न के रूप में है तो हम इसको भी क्या कर देंगे, घटा देंगे और अनुपात हमें निकल आएगा। देखो कैसे, तो यहाँ से घटाइए, अब एक बड़ा होगा एक छोटा, 1/2 है, 3/5 है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एलसीएम आएगा, 2 पंचे 5, 5 और माइनस 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी उस साइड बड़ी है, तो हम कह सकते हैं 6 - 5/10, और इधर क्या आएगा जाके, ये 8 आएगा नीचे, और ये आएगा 4 - 3, 4 - 3। तो अब इनको घटाएंगे तो ये आएगा 1/10, 1/10 अनुपात 1/8। इसको अगर रेशियो में आप तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/5, 1/4, 4 इधर 5 उधर, यानी 4:5। यही हमारा आंसर हो जाएगा 4:5। ये अनुपात वाला सवाल है, बस एक बार में देख लो। दूध और पानी ए बर्तन में 5:3 में थे, बी बर्तन में 2:3 में थे, ठीक है। अब यहाँ हम पानी ही ले लेते, चाहो तो आप दूध भी ले सकते थे, हमने पानी लिया। यहाँ पानी कितना था, 3/8, टोटल 8 था ना, तो 3/8 पानी हो गया, यहाँ टोटल 3/5, और जो बनेगा मिश्रण उसमें आधा दूध आधा पानी है, तो 1/2 वहाँ पर पानी है। इसको हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर अनुपात निकलता है आके, बड़ी से छोटी घटाई जाती है। अगर ये बड़ा है तो इससे ये घटाया जाएगा, यहाँ पर ये बड़ा है तो इससे ये घटाया जाएगा, जो बड़ा है उससे छोटा घटा दीजिए, तो यहाँ पर एक अनुपात मिल जाएगा हमें, और वही अनुपात ये है 4:5। थोड़ा सा भिन्न में था इसलिए आपको लगा होगा, एलिगेशन जब लगाओगे तो ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं जिनमें सोने और तांबे को क्रमशः, सोने, बहुत ये सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सोना और तांबा को क्रमशः कितना 5:3 और 5:11 के अनुपात में रखा गया है। देखिए बहुत सिंपल है सवाल, एक सेकंड में लगेगा। ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं, ए में सोना और तांबा 5:3 में है, बी में सोना और तांबा 5:11 में है। तो हमसे ये पूछ रहा है, कह रहा आगे, इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर, अब ये ध्यान रखना यहाँ पर जो मिलाया जा रहा है वो दोनों धातुओं की, ए और बी की, जो मिश्र धातु है ना, ए भी मिश्र धातु है, बी भी, इन दोनों की समान मात्रा को लिया जा रहा है, तब एक अलग धातु बनेगी जिसका नाम होगा सी। उसमें आपसे पूछा जाएगा सोना और तांबा का अनुपात पूछा जाएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन होगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे सरल है, इसका ऐड कर लो, 5 3 8, इसका भी एडिशन कर लो, 11 और 5 16, और इन दोनों का एलसीएम ले लो, इनका लासा ले लो। अब बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 16 लेने का मतलब है कि माना कि हमने 16 लीटर या 16 केजी ये भी ले लिया और इसको भी 16 केजी ले लिया, क्योंकि वो कह रहा था ना समान मात्रा, और 16 क्यों लिया, क्योंकि वो कट जाएगा आराम से, इसलिए 16 लिया है। तब ए के हिसाब से क्या बनेगा जाके, 5 3 8, 8 दूनी 16, ये 10 आएगा सोना, और ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा। और बी के हिसाब से क्या बनेगा जाके, 16 एकम 16, यानी 5 आएगा सोना और 11 आएगा तांबा। अब मात्रा देख लो जरा, जब दोनों को हम मिलाएंगे तो 10 5 15 बनेगा जाके सोना, और 11 और 6 17 बनेगा जाके तांबा। तो ये जो अनुपात बन जाएगा 15:17। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कुछ नहीं होता, बस हमें एलसीएम में वो मान लेते हैं जिनसे ही कट जाएं, बस इतना ही सी बात होती है। क्योंकि समान है दोनों, तो यहाँ भी 16 किलो ले लेंगे और यहाँ भी 16 केजी ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है एक हीरे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब नए तरह के सवाल हैं। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। देखिए हीरा जितना बड़ा होता है उतना ही उसका मूल्य ज़्यादा होता है, हीरा जितना छोटा हो जाता है उतना ही उसका मूल्य कम हो जाता है, ठीक है। देखिए आपकी इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और आपकी करंट की क्लासेस शुरू हो गई विद स्टैटिक जीके। ये रेगुलर क्लासेज हैं जो आपको डेली मिलेंगी, और सुपर टेट के लिए क्लासेज हैं, आप इनको चैनल पे देखिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। एकदम ऑथेंटिक मैटर यहाँ पर आपको मिलेगा। आपकी 68 और 69 दोनों
भर्तियों को देखा हुआ है ऑफलाइन, तो उसके अनुभव से बता रहे हैं कि चीज़ें वही कराई जाएंगी जो वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा बातें करने से कोई मतलब नहीं है, आप देखेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा। इसके अनुपात समानुपात के 2 बेसिक क्लास भी इससे पहले पढ़ चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि इसके टुकड़ों का भार, अब टुकड़े किस तरह से हैं, 1:2:3:4, ये टुकड़े हैं। ठीक है, यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000, ये एक जीरो कम है, 70,000 की हानि हुई तो हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए उन्होंने ये कहा है कि हीरे का जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस तरह से जितना भार बढ़ेगा तो उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती रहेगा उसका मूल्य। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यहाँ पर आप देखिए जरा इन हीरो की बात कर लेते हैं। अगर एक भार होगा तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, एक के लिए मूल्य हो जाएगा 1 का वर्ग यानी 1। ये मूल्य है, हम टुकड़ों का मूल्य लेके चल रहे हैं। ये 2 का वर्ग तो मूल्य कितना हो जाएगा इस टुकड़े का, 4 रुपये। 3 का वर्ग तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 रुपये। और 4 का वर्ग इन टुकड़ों का देखेंगे तो 16। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये भार है, ये क्या है, भार है, और इसी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती मूल्य होगा। तो अगर 1 ग्राम है तो 1 रुपया होगा, 2 ग्राम है तो सीधा 4 रुपये हो जाएगा ना, वर्ग है ना। और 3 का 9, 4 का 16, टोटल यहाँ पर कितना बना जाके जरा देखिए मूल्य 16 9 25, 25 5 30, 30 रुपये बना जाके। ये रुपए असली वाला रुपए नहीं है, ये हमने अपना निकाला है कि इस हिसाब से 30 रुपये बन रहे हैं जाके, जबकि वास्तव में उसका भार था कितना। अब भार तो इतना ही होगा ना जो यहाँ पर है, जोड़ो जरा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 ग्राम का वो था। तो वास्तव में जो उसको मूल्य मिलना चाहिए था 10 का वर्ग यानी 100 रुपये मिलने चाहिए थे। तो 100 रुपये मिलने चाहिए थे और वो टूटने के कारण उसको मिले कितने, 30 रुपये। यहाँ पर उसको हानि कितने की हुई है या ह्रास कितने का हुआ है, 70 का हुआ है। जबकि वो कह रहे हैं 70 नहीं हुआ। आप सवाल में जाइए, वो टूटने पर हीरे के मूल्य में हानि जो हुई है वो 70,000 की हुई है। तो ये जो 70 बराबर है ये हम कह सकते हैं 70,000 के। तो फिर एक बराबर कितना हो जाएगा, 7,000। तो हमसे पूछ क्या रहा था, उसका मूल्य कितना था। तो मूल्य हमने कितना माना था, उसका मूल्य जो टूटने से पहले कितना था, 100। तब फिर ये हो जाएगा 7,000, सॉरी ये 7,000 नहीं आएगा, ये 1,000 आएगा। कितना आएगा, 1,000। तब फिर कुल तो वास्तविक मूल्य जो उसका होगा, वास्तविक मूल्य अब कौन वाला, टूटने से पहले वाला, तो कितना था, 100। और 1 यूनिट बराबर कितना, 1,000। तो गुणे कर देंगे हम 1,000, वो हम निकाल चुके हैं। तो मूल्य आ जाएगा 1,00,000 रुपये, यानी उसका मूल्य जो रहा होगा वो 1,00,000 रुपये रहा होगा। फिर से देख लो, हीरा वाले सवाल पूछे जाते हैं, सीधा सीधा होता है। एक हीरे का जो मूल्य था उसके भार के वर्ग के अनुपाती था। ठीक है, यानी जितना भार है उसका वर्ग उसका मूल्य होगा। तो ये टुकड़े हो गए तो हमने इनके भार निकाल लिए, 30 निकला जाके रुपया। ठीक है, अब अगर टुकड़े ना होते तो भार तो 10 ही ग्राम था, 10 ग्राम के हिसाब से रुपए कितने बन रहे थे, 100 रुपये बन रहे थे। अब इसमें कमी कितने की आई है, 70 रुपये की। जबकि ये कमी, ये हमारी वाली है कमी, जबकि वास्तविक कमी ये 70,000 के बराबर है। तो 70 बराबर 70,000, तो 1 बराबर 1,000। अब वास्तविक मूल्य अगर हमसे पूछा जाए तो वास्तविक मूल्य कितना है, 100। तो 100 में हम गुणा कर देंगे 1,000 का। अगर ये पूछा जाए कि टूटने के बाद उसका मूल्य कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा, 1,000 में गुणे 30 यानी 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तीन कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। तो दूरी जो तय की गई वो देखिए 1:2:3 दूरी दी गई। यह यात्रा के समय का अनुपात, और जो समय है, समय का अनुपात क्या लगा, 3:2:1। कुछ नहीं है इसमें, बहुत अच्छा सवाल है इसलिए इसको रख दिया है। इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात को समझिए। दूरी तय की है 1 2 3 के अनुपात में। समय इन्होंने लगाया, ये एक दूरी चलने में इसने 3 समय लगाया, इसने 2 समय लगाया, इसने 3 चलने में 1 समय लगाया। तब पूछ रहे चालों का अनुपात। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो बस दूरी क्या है, 1, और बटे समय क्या है, 3, अनुपात दूरी बटे समय 2/2 अनुपात 3/1। बस इसको सिंपल करना है, 1/3 अनुपात 1 अनुपात 3। इसको जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा 3 अनुपात, एलसीएम लोगे ना, 3 सॉरी, जब एलसीएम लोगे
तो कितना हो जाएगा 1:3:9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:3:9। ये इसकी चालों का अनुपात होगा 1:3:9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल 3 केले कितना है? 5 केले तथा 4 सेबों का मूल 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। हम कह सकते हैं 5 केले और 4 सेबों का जो मूल्य है वो 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है एक केला तथा एक सेब के मूल्य का अनुपात क्या है। तो सेब एक तरफ कर लीजिए, केला एक तरफ कर लीजिए। एक केला, तो केले इस तरफ हैं, 5 केले इधर थे और 3 केले वो, 5 3 8 केले हो जाएंगे ये, बराबर 4 सेब ये थे और 7 ये हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 8 केले, 3 केले है ना, 3 केले, 5 केले, 3 8 और 7 4 11। ठीक है, 3 केले बराबर 11 सेब, 11 सेब। 5 केले तथा 4 सेब का मूल 3 केले तथा 3 सेब के मूल के बराबर 1 केले तथा 1 सेब के मूल का अनुपात। ठीक है, चलिए तो केला और सेब का अनुपात क्या हो जाएगा? केला अनुपात सेब, ये हमने पहले बताया था। ये केला ये इधर वाला होता है, सेब का अनुपात ये वाला होता है, तो हम कह सकते हैं 11:8 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है उससे मतलब नहीं, लेकिन लगेगा ये ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हरि के पास कुछ गायें, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल खूब पूछा जाता है, पुलिस वगैरह में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। हरि इसके 2 तरीके हैं लगाने के, एक इधर लगाएंगे हम बेसिक तरीके से, इधर लगाते हैं बेसिक तरीके से। पहले बेसिक से ही लगा लेते हैं। क्या? हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। ठीक है, कुछ गायें हैं कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, तो हम कह सकते हैं गाय प्लस मुर्गे बराबर, अब सिरों की संख्या जितनी होगी वही तो उनकी कुल संख्या होगी, ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब गाय को कुछ मान लीजिए, यानी x प्लस y बराबर 48, उनके पैरों की संख्या 140 है, तो अगर ये गाय है तो गाय में पैर कितने होते हैं? 4, प्लस ये मुर्गे हैं तो मुर्गे ही है ना, तो मुर्गों में पैर कितने होते हैं? 2, तो 2y, और ये बराबर कितने हो जाएगा? 140 के। ये 2 समीकरण है, आप इनको हल कर लीजिए, x और y के मान निकल आएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है 48 सिर थे, तो 48 यहाँ देख लीजिए, कुछ थी गाय और कुछ थे मुर्गे। ठीक है, कुछ थी गाय कुछ थी, ये बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर ये सवाल ये वाला तरीका अच्छा लगता है, मतलब ये वाला अच्छा रहता है। जैसे एक व्यक्ति ने 70 क्वेश्चन हल किए, उसको सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि उसके कुल अंक 94 आए हों तो उसका कुल अंक 94 आए हों तो उसका सही और गलत की संख्या बताओ। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखो 48 कुल सिर थे, कुल सिर जो थे वो 48 थे, कुछ गाय थी कुछ मुर्गे थे, टोटल जो पैर थे वो कितने थे? 140 पैर थे। ठीक है, 140 पैर थे। अब यहाँ पर गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं। जो पूछा जाए, मुर्गे की संख्या पूछ रहा है तो मुर्गे ना मानो, सबको क्या मान लो? माना कि सभी गायें थे, तो 48 अगर गाय रहे होंगे और एक गाय के 4 पैर होंगे तो कितने पैर हो जाएंगे? यहाँ पर देखो 8 चौको 32 और 4 चौको 16, 3 19, 192 पैर हो जाएंगे। आपको भी पता होगा कि तो ज़्यादा पैर हो गए क्योंकि मुर्गे भी तो थे और हमने सबको 4 पैर दे दिए 48 को। तो यहाँ कितने का अंतर पड़ेगा जाके? डिफरेंस देखो जरा, तो डिफरेंस पड़ेगा जाके 2 5 52 का डिफरेंस पड़ेगा, जबकि यहाँ पैरों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो बस इस 52 में जो यहाँ डिफरेंस है उसमें यहाँ के डिफरेंस का भाग दे दो और 26 जो आंसर आएगा यही वास्तव में मुर्गों की संख्या होगी। गाय की संख्या होगी, मुर्गे होंगे और वो 26 होंगे। चाहे आप ऐसे लगा लो चाहे वैसे लगा लो, दोनों तरीके से आप सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, अब ये सिक्कों वाले सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। देखो क्या है इसमें, क्या कह रहा है? 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के जो हैं, कुल सिक्के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अब इनके मूल्य का अनुपात दिया, ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2 तरह से होता है। या तो कुल मूल्य दिया होता है सिक्कों का, सिक्के दिए होते हैं, उनकी संख्या का अनुपात दिया होता है और उनका कुल मूल्य दिया होता है, या फिर
मूल्य का अनुपात दिया होता है और उनकी संख्या दी होती है। दो ही तरह के सवाल बनते हैं, दोनों सवाल हमने यहाँ रखे हैं। पहला देखिए आप, यहाँ पर कुल संख्या दी थी सिक्कों की 378 दी थी, और कौन कौन से सिक्के थे, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है, ये थे। अब कह रहा है इनके मूल्यों का अनुपात, तो मूल्यों का अनुपात जो दिया है वो लिख लेते हैं। कितना है, 13 है, अनुपात 11 है, अनुपात 7 है। कहने का मतलब ये है कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका मूल्य 13 है, 50 पैसे के जो सिक्के उनका मूल्य 11 है, और 25 पैसे के जो सिक्के उनका मूल्य कितना है, 7 रुपया है। ये रुपए में ही होगा, इनका यूनिट सेम होगा, क्योंकि हमने पहले बताया था अनुपात सेम यूनिट में होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर इनकी क्योंकि हमें संख्या दी है तो यहाँ पर भी हम क्या निकाल लें, इनकी संख्या निकाल लें। कैसे निकलेगा, अगर 1 रुपये के 13 रुपये बन रहे हैं, वो 1 रुपये के हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है। अगर 11 रुपये बन रहे हैं और 50-50 पैसे के हैं, तो संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 22। क्लियर है ये चीज़, संख्या 22 होगी। 11 रुपये बन रहे हैं और 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो 22 होंगे कम से कम सिक्के। अब यहाँ देखो 7 रुपये बन रहे हैं और 25-25 पैसे के हैं, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हों, संख्या निकालना है ना, कितने सिक्के हों कि 7 रुपये हो जाएं, तो आपको पता है कितने होने चाहिए, 28। अब आप इन सभी को जोड़ दो, क्योंकि आपके पास है क्या, सिक्कों की संख्या, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो और उसके बराबर आप कर दीजिए। 3 2 5, 8 5 13, और 2 2 4 1 5 1 6, 63 हमारी संख्या आई है, जबकि वास्तविक संख्या कितनी है, 378। तो 1 का मान यहाँ से आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा जाके, 8 नहीं 6, 6 3 18, 6 हाँ 6 आएगा, 6 3 18 37, ठीक है 37, 6, 1 का मान 6 आ गया। अब आप निकाल सकते हो, आपसे 1 का मान पता चल गया। अब क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्के कहाँ पर हैं, कहाँ पर लिखे, ये लिखे 50 पैसे के सिक्के, तो हम कह सकते हैं 50 पैसे के सिक्के बराबर हो जाएंगे 22 में गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132। अभी आराम से आप इसको लगा सकते हो। बस हमें क्या करना है, जो अगर कुल सिक्के दिए हैं तो हमें उनकी संख्या में कन्वर्ट करना है। और अगला सवाल, अगर कुल मूल्य दिया हो, देखो यहाँ पर कुल मूल्य दिया था, कुल मूल्य कितना है, 56 रुपये। अब पहले सवाल देखते हैं, यहाँ पर भी 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के, सेम सवाल है, दोनों दे दिए तो आप समझ जाओगे। 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी, ठीक है। अनुपात को थोड़ा घुमा फिरा कर दे रहे हैं, उससे तो कोई मतलब है नहीं, हम लिख लेते हैं अनुपात को। अब ये क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अब यहाँ पर ये संख्या का अनुपात दे रहे हैं, और संख्या का है कि 1 रुपये की, 50 पैसे की, 25 पैसे की, संख्या का अनुपात क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, इससे ये दुगनी है, चलो, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, और यही 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये से 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुने हैं, तो चौगुने अगर ये 1 होगा तो इसका मान क्या होगा, 4। और अब अभी आप जब पढ़वाएंगे और इसका मान 2 होगा, देखो फिर से देख लो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, तो 25 पैसे की अगर 2 हैं तो इसकी दुगनी 4 हो जाएगी, ठीक है, दुगनी है, तथा 1 रुपये, और यही 50 पैसे वाले 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, तो 1 चौगु 4, ठीक है, यानी संख्या का अनुपात हमने बिल्कुल सही दे दिया है। अब हम यहाँ से हमें संख्या पता है और ये भी पता है कि वो कितने कितने के हैं, तो हम काय का क्या निकाल सकते हैं, मूल्यों का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, जब 1 रुपये का एक सिक्का है तो उसका मूल्य भी कितना होगा, 1, ठीक है। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उसका मूल्य कितना होगा, 2 रुपया, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो उसका मूल्य कितना होगा, आधा रुपया, यानी 1/2 रुपया, यही तो होगा 1/2, हम कह सकते हैं इसको 0.5, है ना, 0.5 रुपया होगा, ये सही है ना। 25 पैसे के 2 सिक्के तो 85 पैसे तो हुए, तो आधा रुपया हुआ। अब ये कुल मिला के जो रुपए है वो कुल मूल्य कितना है, 56 रुपये है, ये 56 रुपये है, उन्होंने दे दिया है, तो इसको हम ऐड कर लें, इस मूल्य को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3.5 रुपये बराबर, और ये वास्तव में कितने के बराबर है, 56 के। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 560 जीरो कर दीजिए, 35 एकम और 6 सारे 16 बार जाएगा ये, ठीक है, 16 बार जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब संख्या हमने निकाली थी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहाँ है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 4 थी, तो 4 थी, और हमने 1 का मान कितना निकाला है, 64।
तो 16 में गुणे 4 यानी आ जाएगा 64। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सवाल लगा सकते हो। बस यहाँ पर अंतर था, यहाँ पर कुल मूल दिया था, वहाँ पर कुल सिक्के दिए थे। यहाँ संख्या का अनुपात उन्होंने दिया है, इसको हम दिए ही मानेंगे क्योंकि इस तरह से दिया है तो दिए ही है। तो संख्या का अनुपात दिया है। अब आप बताइए, आपको संख्या पता है, ये भी पता है कि वो संख्या कितने कितने रुपए वाले नोटों की, तो आप मूल्य नहीं निकाल सकते, निकल आएगा। इसी तरह से और उसी मूल को मूल के बराबर कर दीजिए। और इसी तरह से इसमें क्या दिया था, आपको पता थे कौन कौन से सिक्के हैं, उनका मूल्य पता था। तो जब मूल्य पता है और ये भी पता है कितने कितने के हैं, तो उनकी संख्या भी तो निकल आएगी ना। तो इस तरह से संख्या और किसके बराबर कर देंगे, दी हुई संख्या के। तो ये दोनों तरह के सवाल बनते हैं, दोनों तरह के आप लगा सकते हो। बहुत बेहतरीन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज से चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और इसी तरह से इंग्लिश में भी जो आपका प्रीवियस ईयर है वो हम करा चुके हैं, और आज से ही उसमें नया बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से, फिर सेंटेंस और उसके आगे चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे कराएंगे जाकर। ठीक है, तो बहुत विधिवत तरीके से आपको वो चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो अन्य जगह पर मिलना मुश्किल है बिना किसी पेमेंट के, यानी इंग्लिश और मैथ्स के क्लासेस। और करंट बहुत ही बेहतरीन तरह से विद स्टैटिक जीके स्टार्ट हो चुकी है। पहला उसमें टॉपिक भी पढ़ाया जा चुका है, ओलंपिक। तो चैनल पे बिल्कुल जुड़ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, इससे बेनिफिट ही मिलेगा हमें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं और लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन अंदर से आता है। ये बात फैक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।